मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। बॉलीवुड के संगीतकार वाजिद खान का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। वाजिद के भाई सुईद ने पीटीआई को बताया कि संगीतकार की पुष्टि करते हुए बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर जोड़ीदार साजिद वाजिद खान का कोरोना वायरस के कारण सोमवार को मुंबई में निधन हो गया। 42 वर्षीय गायक की किडनी खराब थी। कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। परिवार के करीबी सूत्र ने भी कोरोना वायरस निदान की पुष्टि की है। उनके पास कोरोना वायरस का जब आपके पास पहले ही हृदय और गुर्दे की समस्याएं हैं तो आपकी प्रतिरक्षा कम है। पिछले कुछ दिनों में उनकी स्थिति खराब हो गई है, स्रोत जोड़ा गया। संगीतकार सलीम मर्चेंट, जिन्होंने पहली बार वाजिद की मौत की खबर की पुष्टि की, उन्होंने कहा कि संगीतकार को हाल ही में चेंबूर के सुराना अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत बिगड़ गई थी। उनके पास कई मुद्दे थे। उनके पास गुर्दे की समस्या थी और कुछ समय पहले उनका प्रत्यारोपण हुआ था, लेकिन हाल ही में उन्हें गुर्दे के संक्रमण के बारे में पता चला। पिछले 4 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उनकी स्थिति खराब होने लगी थी। सलीम ने बताया किडनी में संक्रमण की शुरुआत थी और तब वह गंभीर हो गया था। तिरानवे और महाराष्ट्र पुलिसकर्मी पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करते हैं। महाराष्ट्र में 93 पुलिसकर्मियों ने पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया, जबकि एक ने बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र पुलिस ने कहा 93 पुलिसकर्मियों में से 8 अधिकारी हैं। कुल पुलिसकर्मियों की संख्या जिन्होंने सकारात्मक परीक्षण किया है राज्य में कोविड-19 के लिए अब तक 2509 है। महाराष्ट्र में अब तक 7 पुलिसकर्मियों ने कोरोना वायरस का शिकार किया है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले 67,655 तक पहुंच रहे हैं। कोविड-19 चुनौती से लड़ने के लिए यूपी में कोई नया कर नहीं, योगी कहते हैं। पिछले महीने औद्योगिक गतिविधि पर अंकुश लगाने के बाद महामारी की चुनौती से उबरने के लिए अतिरिक्त मोब के लिए कोई नया कर लगाने का वादा करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि सोमवार से लॉकडाउन के आगामी अनलॉकिंग में रोकथाम क्षेत्रों के प्रबंधन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। सीएम ने दावा किया कि राज्य की औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और यह 1 जून से शुरू होने वाली अनलॉकिंग के तहत गति प्राप्त करेगी। रविवार को वेब के माध्यम से मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने दावा किया कि राज्य सरकार आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी ला रही है, जिसमें मेगा एक्सप्रेसवे और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाएं शामिल हैं। हम नियंत्रण क्षेत्र की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करेंगे और रोग के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना वायरस श्रृंखला को तोड़ेंगे। हमने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक समर्पित टीम और मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। हमने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान से निवेश प्राप्त करने के लिए विशेष डेस्क की स्थापना की है, सीएम ने कहा। सीएम ने आगे कहा कि यूपी केंद्र सरकार के 20 खरब आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का सबसे बड़ा लाभार्थी होगा और यह राज्य काम कर रहा है विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों के लाभ के लिए, इसका लाभ उठाने के लिए। लाखों बिजली क्षेत्र के मजदूरों ने बिजली संशोधन बिल 2020 का विरोध किया। एआईपीईएफ पिछले महीने के एक बयान के अनुसार बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों और इंजीनियरों के लाख लोग बिजली संशोधन बिल 2020 और केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के सरकार के कदम का विरोध कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सरकार के बिजली के निजीकरण की योजना की घोषणा की थी। केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण उपयोगिताओं। बिजली मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2020 को एक मसौदा विद्युत संशोधन विधेयक 2020 भी प्रसारित किया। देश भर के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने आज बिजली संशोधन विधेयक 2020 और सामाजिक सुरक्षा के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का अवलोकन करने के लिए हाथ मिलाया। केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण करने के लिए कदम। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन एआईपीईएफ के प्रवक्ता वीके गुप्ता ने बयान में कहा। बयान के अनुसार बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों और इंजीनियरों ने काले रंग के कपड़े पहनकर और गेट मीटिंग आयोजित करके अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल किया। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं जी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख सहित अन्य। ऑपरेशन समुद्र सेतु आईएनएस जलशवा आज कोलंबो से 700 भारतीयों को घर वापस लाने के लिए
भारतीय नौसेना का जहाज INS जलशवा सोमवार को कोलंबो पोर्ट से 700 भारतीय नागरिकों के साथ ऑपरेशन समुद्र सेतु के दूसरे चरण के तहत वंदे भारत मिशन के तहत भारत से विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए रवाना होगा। आज सुबह कोलंबो बंदरगाह पहुंचे और यात्रियों के साथ तमिलनाडु के तूतीकोरिन के लिए प्रस्थान करेंगे। भारतीय नौसेना के अनुसार यह बाद में मालदीव में माले से लेकर तूतीकोरिन तक के एक और 700 कर्मियों को प्रत्यावर्तित करेगा। उभयचर परिवहन गोदी जेट्टी सेवा के माध्यम से कोलंबो में निकासी प्रक्रिया शुरू करेगी, जो जहाज पर निकासी की सुविधा प्रदान करेगी। वर्तमान में खान पान, सामाजिक दूरी और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल बनाए रखने की आवश्यकताओं को जहाज को विशेष रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: लाल, नारंगी और हरा। INS जलशवा के कार्यकारी अधिकारी कमांडर गौरव दुर्गापाल ने बताया, कोविड-19 के लिए सुरक्षा के दिशा निर्देश और उसी के लिए प्रोटोकॉल है, नौसैनिक मुख्यालयों और कमांडो द्वारा क्रमशः प्रचारित किया जा रहा है। अम्फान, दुकानों की दीवारों के माध्यम से बारिश हुई, हजारों किताबें लथपथ, कॉलेज स्ट्रीट नुकसान गिनाती है। हवा का झोंका आया था जैसे कि यह पेड़ था, 9 पीनों की तरह पेड़ गिर गए और गोदामों और दुकानों की दीवारों के माध्यम से बारिश हुई, हजारों पुस्तकों को भिगो दिया और कोलकाता विरासत की एक अनमोल कृति को खतरे में डाल दिया। इसके प्रसिद्ध कॉलेज स्ट्रीट। 20 मई की रात जब साइक्लोन अम्फान की शुरुआत हुई, इसके प्रकोप कॉलेज स्ट्रीट के बारे में अच्छी तरह से लिख सकता है। लगभग 1500 दुकानों के साथ 1.5 किमी की सड़क जो 25 मार्च को लॉकडाउन के साथ खामोश हो गई थी और वैसे भी ई-बुक्स और किंडल के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। इसके 2 हफ्ते बाद नुकसान के संकेत अभी भी वहाँ हैं। SK हैदर अली ने कहा, सैकड़ों दुकान मालिकों में से एक जो कि वह क्या कर सकता है को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसने चक्रवात अम्फान के आतंक को हुगली जिले के अपने गांव में अपने घर के एक अंधेरे कोने से देखा। कोलकाता वह 4 दिन बाद ही कॉलेज स्ट्रीट पहुंच सकता था। अपने स्टॉल तक पहुंचने के लिए लाशों की तरह तैरती हुई किताबों के साथ घुटने पर पानी में उतरता था। मैंने पेड़ों को उखाड़ फेंका और हवा में उड़ते हुए सब कुछ देखा, लेकिन मैंने सोचा गांव के इलाकों में विनाश अधिक बुरा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शहर इतने खराब हो सकते हैं। मैं मुश्किल से दुकान में अपना रास्ता बना सका जो पूरी तरह से बह गया था। PM मोदी सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अर्थव्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक जल्द ही शुरू होगी। केंद्र सरकार के अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश करने के बाद यह कैबिनेट की पहली बैठक होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA की बैठक आज नई दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री निवास में भी आयोजित किया जाएगा। LOC के किनारे 3 पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकवादी मारे गए, भारतीय सेना। पाकिस्तान में नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर नियंत्रण रेखा LOC पर 3 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सेना ने 28 मई से जारी जवाबी कार्रवाई में घुसपैठ की कोशिश को खत्म कर दिया है। नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा की घुसपैठ की बोली, 3 भारी हथियारों से लैस पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी मारे गए हैं। इलाके में तलाशी अभियान जारी है, भारतीय सेना ने कहा। वास्तव में पुलवामा पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और सेना द्वारा समय पर इनपुट और कार्रवाई से वाहन जनित IEED विस्फोट की एक बड़ी घटना हुई थी। एनी राज्यों में केवल मिजोरम 30 जून तक लॉकडाउन का विस्तार करता है। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के बीच केवल मिजोरम ने रविवार को 30 जून तक एक और महीने के लिए चल रहे लॉकडाउन को बढ़ा दिया, अधिकारियों ने कहा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों, खासकर इसके पड़ोसी पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 मामलों की निरंतर वृद्धि के मद्देनजर और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में मिजोरम में फंसे हुए निवासियों की वापसी, राज्य में बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए बोली में 30 जून तक लॉकडाउन का विस्तार करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 318 किलोमीटर लंबी बांग्लादेश और 510 किलोमीटर लंबी म्यांमार सीमाओं के साथ साथ असम, त्रिपुरा और मणिपुर के साथ अंतर्राज्यीय सीमाओं के साथ सामाजिक भेद और रखरखाव पर विशेष जोर देने के साथ लॉकडाउन का 5वां चरण। 8 पूर्वोत्तर राज्य, केवल मिजोरम एक हरा राज्य है और कोविड-19 मुक्त हो गया जब उसका अकेला रोगी बीमारी से उबर गया और जोरम मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिस से छुट्टी दे दी गई 9 मई को दाल। लॉकडाउन के दौरान खुदरा ऋण कम दर्ज करने के लिए SBI अर्थशास्त्री।
एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन ने भारतीय उपभोक्ताओं को जोखिम में डाल दिया है। अगर किसी को 2008 के बाद से अपने न्यूनतम स्तर पर जमा और खुदरा ऋण में वृद्धि दिखाती है, तो एसबीआई ने कहा कि जमा वृद्धि के मोर्चे पर यह एक मिश्रित बैग रहा है, लेकिन 5वीं बार लॉकडाउन का विस्तार यह सुनिश्चित करेगा कि बचत में वृद्धि जारी रहे। अर्थशास्त्रियों ने एक नोट में कहा, नीति निर्माता द्वारा आत्मविश्वास कोई गहन पोषित पहलू है, क्योंकि यह विकास का प्राथमिक चालक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अब कई वर्षों के दौरान कोविड-19 महामारी के दौरान विश्वास और उपभोक्ता मांग की पुनर्जीवित करने की आवश्यकता के बारे में बहुत सारी टिप्पणियां की गई हैं। रेल क्रेडिट में 2.5% की गिरावट आई है, जो 2008 के बाद से सबसे कम स्तर है। डेटा श्रृंखला शुरू हुई, इसने उम्मीद की कि गिरावट जारी रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र ने 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया है। चौथे लॉकडाउन के दौरान नकद ऋण में वृद्धि 52,000 करोड़ रुपए से अधिक है। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इस कारण हो सकता है कि अधिवास में अर्जित रुचियों के कारण ऋण में बदल जाए। सुदूर महाराष्ट्र में बिना कोविड मामलों वाले स्कूलों को फिर से खोलना चाहिए, सीएम उद्धव ठाकरे। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना महाराष्ट्र के दूरदराज के क्षेत्रों में और कोरोना वायरस की महामारी से अप्रभावित लोगों को सामाजिक दूर करने के मानदंडों को लागू करने से फिर से खोलना चाहिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा। यह मानते हुए कि नया शैक्षणिक वर्ष जून से शुरू होना चाहिए, जैसा कि सामान्य समय में होता है। सीएम ने राज्य में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को विकसित करने और मजबूत करने की आवश्यकता भी जताई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित 65,168 मामले और 2,197 मौतें अब तक हुई हैं। दूरदराज के इलाकों में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और कोरोना वायरस महामारी फैल गई है, स्कूलों को चाहिए सामाजिक दूर करने के मानदंडों को लागू करके फिर से खोल दिए जाए। उन जगहों पर जहां शारीरिक रूप से फिर से शुरू करने वाले स्कूलों में एक समस्या है, ऑनलाइन शिक्षा के विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों और मंत्री वर्षा गायकवाड़ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में बताया। भारत ने खाद्य खुदरा क्षेत्र में प्रवेश करने के फ्लिपकार्ट के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने वॉलमार्ट समर्थित फ्लिपकार्ट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, जिसमें खुदरा क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमोदन की मांग की गई है। भारत में निर्मित और निर्मित भोजन के लिए खुदरा। इस वर्ष कंपनी ने भारत में खाद्य खुदरा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नई स्थानीय इकाई फ्लिपकार्ट फार्मर मार्ट की स्थापना की थी और सरकार से अपेक्षित लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। उस समय ने कहा था कि देश में भारतीय कृषि के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विभाग ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, सरकारी अधिकारी ने कहा। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि फ्लिपकार्ट परमिट के लिए फिर से आवेदन करने का इरादा रखता है। फ्लिपकार्ट के अनुसार, हमारा मानना है कि प्रौद्योगिकी और नवाचार से संचालित बाजार महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ सकते हैं। वो हमारे देश के किसानों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला दक्षता और पारदर्शिता लाकर इससे किसानों की आय बढ़ाने और भारतीय कृषि को बदलने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली ने 1,295 ताज़ा मामलों के साथ उच्चतम एकल दिवसीय कोविड-19 रिकॉर्ड किया। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को 1,295 ताज़ा कोविड-19 मामलों के उच्चतम एक दिवसीय स्पाइक दर्ज किए गए, जो 19,844 तक पहुंच गए, क्योंकि 473 लोगों की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अधिकारियों ने कहा, पिछले एक दिन में सबसे ज़्यादा 1,163 ताज़ा मामले 30 मई को दर्ज किए गए थे। यह दिल्ली में पहली बार है जब एक दिन में 1,200 से अधिक कोविड-19 मामले सामने आए हैं। रविवार को जारी एक बुलेटिन में दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई 473 तक बढ़ गया और कुल मामलों की संख्या 19,844 तक बढ़ गई है। हालांकि संचयी मौत के आंकड़ों ने उन घातक घटनाओं को संदर्भित किया जहां मौत का प्राथमिक कारण कोविड-19 पाया गया था। इस आधार पर मृत्यु लेखा समिति की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न अस्पतालों से केस की चादरें प्राप्त हुई। शनिवार को कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 18,549 थी, जिसमें 916 मौतें हुई। एक मीडिया हाउस से जुड़े 5 लोगों सहित 9 लोगों ने उत्तर प्रदेश के गौतम में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। सुंदरपुर बौद्धनगर अधिकारियों ने बताया कि जिले में कुल 414 मामले हैं।
साक्षी ने MS धोनी के साथ पोस्ट लॉकडाउन वेकेशन प्लान्स का खुलासा किया। महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने रविवार को अपने पति के साथ पोस्ट लॉकडाउन योजनाओं का खुलासा करते हुए कहा कि अगर क्रिकेट फिर से शुरू नहीं हुआ तो वे उत्तराखंड जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स CSK के आधिकारिक हैंडल पर इंस्टाग्राम लाइव सेशन में भाग लिया। पोस्ट लॉकडाउन, अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट, अगर कोई क्रिकेट पोस्ट लॉकडाउन नहीं होता है तो माही और मैंने पहाड़ियों को हिट करने की योजना बनाई है। हम उत्तराखंड जाएंगे। माही को बर्फ पसंद है, साक्षी ने लाइव सत्र के दौरान कहा। साक्षी ने आगे कहा कि कोरोना वायरस लगाए गए लॉकडाउन ने उनकी दिनचर्या में बहुत बदलाव नहीं किया है और उनकी बेटी जीवा ने उन्हें अपने कब्जे में रखा है। हम हमेशा से रांची में इस तरह से रहते हैं अधिकतम। माही प्रैक्टिस करने के लिए स्टेडियम जाता था और मैं जिम जाती थी और जीवा स्कूल जाती थी। यही बात है। इसके अलावा माही के दोस्त घर पर आते थे। हम ठीक है और हमें जीवा और हमारे कुत्तों ने हमें रखा है, कब्जा कर लिया है, उन्होंने कहा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।